Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to video number 181, Correlation versus Regression for the Beginners. मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात और दोस्तों, मैं आपको इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो बेसिकली मैं उर्दू और हिंदी स्पीकर्स के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए कुछ वीडियोस उर्दू और हिंदी में अपलोड कर लूँ। तो आज का जो वीडियो है ये कोरिलेशन और रिग्रेशन पे बेस करता है। कोरिलेशन को माहिरीन शुमारियात उर्दू में बाहमी रबत, बाहमी रिश्ता या इर्तिबात कहते हैं, जबकि रिग्रेशन को मईशतदान उर्दू में रिजात कहते हैं। मैं शुरू करता हूँ कैटेगोरिकल वेरिएबल के साथ। बाज़ औक़ात हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ना हम कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं और ना रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हम काई स्क्वायर्ड टेस्ट यूज़ करते हैं और उसका फार्मूला यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपके लिए। काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है तो या हम कोरिलेशन उसमें देखते हैं या हम उसमें रिग्रेशन देखते हैं। जहाँ तक कोरिलेशन या इर्तिबात या बाहमी रबत का ताल्लुक है, तो इसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान लीनियर एसोसिएशन को देखना चाहते हैं और उसमें हम ये मालूम करना चाहते हैं कि दो वेरिएबल के दरमियान किस किस्म का रिश्ता है। पॉजिटिव रिश्ता है, नेगेटिव रिश्ता है, माकूस रिश्ता है, या फिर उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। इसके बरअक्स जो रिग्रेशन एनालिसिस है, तो इसको तज्जिया रिजत भी कहते हैं। इसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एस्टिमेट करते हैं और हमारा मकसद यही होता है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर आज़ाद मुतग़य्यरात या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, जो कि स्मॉल आर के साथ उसको डिनोट किया जाता है। और फर्ज करें हमारे पास एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। और ये जो सिग्मा एक्स है ये स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स वेरिएबल का और सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डिविएशन है वाई वेरिएबल का। तो फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई जो कि डिनोट किया जाता है स्मॉल आर विथ सबस्क्रिप्ट एक्स वाई, और इसको यूं दिया जा सकता है दैट इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। हमें पता है कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर है इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसका मतलब यह है कि इसका रेंज -1 से लेकर +1 तक होता है। अगर आर 1 के बराबर है तो फिर इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई वेरिएबल जो हैं ये परफेक्टली पॉजिटिवली लीनियरली कोरिलेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं लेकिन परफेक्टली। और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 के बराबर है तो फिर इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं, मुतग़य्यरात जो हैं, ये परफेक्टली नेगेटिवली लीनियरली कोरिलेटेड हैं। इनका ताल्लुक परफेक्टली नेगेटिव है एक दूसरे के साथ। और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई कंप्लीटली अनरिलेटेड है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर स्मॉल आर 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन परफेक्ट नहीं है। और अगर स्मॉल आर 0 से कम है मतलब नेगेटिव है तो इसका मतलब है एक्स और वाई नेगेटिवली रिलेटेड हैं लेकिन परफेक्टली नहीं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ रिग्रेशन की। रिग्रेशन का जो टर्म है ये बेसिकली फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत पुराने ज़माने में इसको इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम, और उन्होंने एक स्टडी की थी फैमिली लाइकनेस इन स्टेट्यूर। और उसका खुलासा यह है कि उसने स्टडी किया था कि आमतौर पे
टाल पेरेंट्स जो होते हैं वो टाल उनके सन्स टाल होते हैं, और इसी तरह छोटे कद के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी छोटे कद के होते हैं। लेकिन किसी भी हाइट के पेरेंट्स जो होते हैं उनके उनके बच्चों की जो हाइट है एवरेज, वो पॉपुलेशन में जो हाइट होती है उसकी तरफ मूव करती है या रिग्रेस करती है। तो ये था रिग्रेशन का आइडिया। इसको बाद में कार्ल पेयरसन ने भी कंफर्म किया था। ये तो एक हिस्टोरिकल इसका एनालिसिस था, लेकिन इसका जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि रिग्रेशन एनालिसिस का ताल्लुक एक ऐसे मुताले के साथ है कि जिसमें एक मुनहसिर वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का दारोमदार हम दूसरे आज़ाद मुतगय्यरात या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दूसरे जो हमारे आज़ाद मुतगय्यरात या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, एक क्वालिटी कंट्रोल है और एक सेल्स रेवेन्यू है। इसमें जो सेल्स वेरिएबल है, सेल्स रेवेन्यू है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो कि x1 से हम शो करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो क्वालिटी कंट्रोल है ये भी x2 जो है ना, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कहाँ से आता है? ये बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी में है कि जो सेल्स रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो इन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर भी आता है, क्वालिटी कंट्रोल भी आता है, इसके अलावा और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर हम इसको रिग्रेस करें तो ये इकोनॉमिक थ्योरी, तो इकोनॉमेटिक्स में फर्स्ट स्टेप हमारा ये इकोनॉमिक थ्योरी है। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेप है वो है डेटा। ये जो डेटा था ये इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स से आया। इस स्लाइड में जो मैंने आपको डेटा दिखाया, तो ये इकोनॉमिक डेटा हमने इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स से लिया है या हमने इसको कलेक्ट किया हुआ है। तो एक इकोनॉमिक थ्योरी इसमें शामिल थी जो फंक्शन है, दूसरा ये इकोनॉमिक डेटा था, तीसरे नंबर पे हम जो है ना एक मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स से कुछ टूल्स लेते हैं ये रिग्रेशन के, और ये इसमें हमने इसको रिग्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसमें ये रिग्रेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं, मल्टीपल आर है, आर स्क्वायर्ड है, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड है, स्टैंडर्ड एरर है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, और ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये बेसिकली एक्सेल में हमने इसको रिग्रेस किया हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो है ना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का दखल कहाँ से आया? तो वो ये है कि ये जो रिग्रेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं जो कि एस्टिमेटेड हैं यहाँ पे, ये 3, ये बेसिकली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से हैं। बैकग्राउंड में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। रिग्रेशन तो हमने रन किया, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इनका ताल्लुक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, और ये हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये 1.8732, तो ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेल्स रेवेन्यू है विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर या ड्यू टू वन वुड चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यह है कि अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट का इजाफा किया जाए तो फिर सेल्स रेवेन्यू में 1.87 यूनिट्स का इजाफा आएगा गिवन क्वालिटी कंट्रोल अनचेंज्ड। सिमिलरली ये क्वालिटी कंट्रोल का जो कोएफिशिएंट है वो 1.915 है, और ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है सेल्स रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट चेंज इन क्वालिटी कंट्रोल गिवन दैट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज फिक्स। तो आपने देखा इसमें इकोनॉमिक थ्योरी भी आ गई जो सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन था, फिर इसमें इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स भी आ गई कि जिसमें हमने डेटा कलेक्ट किया, और तीसरे नंबर पे हमने मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स से रिग्रेशन का टूल पारो किया, और आखिर में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इसमें यह है कि ये बैकग्राउंड में पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ये भी यही रिग्रेशन का आउटपुट है जो कि ये ईव्यू से लिया गया है, और कोएफिशिएंट एग्जैक्टली वही हैं जो आपने थोड़ी देर पहले देख लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है ये x1 और x2 तो वेरिएबल हैं, और ये इनके पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन ये जो 17.96 है ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है, और कांस्टेंट की वैल्यू मतलब ये कहाँ से आई? तो इसका जवाब बड़ा आसान है। इस मॉडल में हमने एक रैंडम एरर टर्म भी यूज किया है, और रैंडम एरर टर्म जो है ना वो एक रैंडम वेरिएबल है, और एक कंपोजिट टर्म है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं।
तो इसको यूं समझा जा सकता है कि दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेल्स रेवेन्यू ड्यू टू वैल्यू चेंज इन द रैंडम एरर। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रैंडम एरर में जो वेरिएबल्स शामिल हैं और इस मॉडल में वो वेरिएबल शामिल नहीं है, ये उन वेरिएबल्स का एवरेज और टोटल इफेक्ट है जो कि कांस्टेंट की शक्ल में यहाँ पे आता है। तो ये है बेसिकली ये है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो लिहाजा इस डिस्कशन में हमने साबित कर दिया कि इकोनोमेटिक्स में हम 4 मज़ामीन को यकजा करते हैं। आपने सबसे पहले देखा ये फंक्शन कि जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी। फिर ये जो डेटा है न्यूमेरिकल डेटा, ये हमने लिया है इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स से, और इसके बाद मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स से हमें जो है ना इक्वेशन या फंक्शन हम जो है ना यूज़ करते हैं, और फिर इसके साथ एरर टर्म लगा के हम इकोनोमेटिक्स में जाते हैं, और जो रिग्रेशन का टूल है या दूसरे जो टेक्निक्स हैं ये हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से बारो करते हैं, और फिर फाइनली हमारे पास जो रिग्रेशन आता है। तो ये है इकोनोमेटिक्स का काम। इसमें हम इन चारों मज़ामीन को, जैसे इकोनॉमिक थ्योरी है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, फिर इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स है और मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स है, इनको यकजा करके ये है इकोनोमेटिक्स का काम, और इसमें हम फिर एस्टिमेशन करते हैं। तो ये है रिग्रेशन। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तलबा और तालिबात, मैं बेसिकली फ़र्क आपको बता रहा था कोरिलेशन का और रिग्रेशन का। तो कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल के दरमियान एक बाहमी रिश्ता देखते हैं, वो या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई चक्कर नहीं होता। हम ये नहीं कहते हैं कि एक्स वाई पे डिपेंड करता है या वाई एक्स पे डिपेंड करता है, या यहाँ पे कि x1 x2 पे डिपेंड करता है या x2 x1 पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके बरअक्स रिग्रेशन में हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि इस मिसाल में हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x1 और x2 ये हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। x1 जो है ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, और x2 जो है ये क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और यहाँ पे हमारा मकसद है कि हम सेल्स रेवेन्यू का दारोमदार या इन्हिसार देखना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पे और क्वालिटी कंट्रोल पे, और आखिर में जो हमारे पास आउटपुट आया है, इससे हमें पता चलता है कि फर्ज करें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर भी नहीं है और क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है, फिर भी ऑन द एवरेज फर्म की जो सेल्स रेवेन्यू है वो $17.9437 मिलियन है। और अगर हम इसमें फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर शामिल करें, तो फिर अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में 1 मिलियन का इजाफा होता है, तो फिर टोटल सेल्स रेवेन्यू में $1.87 मिलियन का इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस कोएफिशिएंट का साइन जो है ना वो पॉजिटिव है, 1.87 ये पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम इसको कांस्टेंट रख लें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को, और क्वालिटी कंट्रोल में 1 मिलियन का इजाफा कर लें, तो फिर टोटल सेल्स रेवेन्यू में $1.915 मिलियन का इजाफा होगा, और ये रिलेशन भी पॉजिटिव है क्योंकि इसका अलजेब्रिक साइन भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और हमारा मकसद होता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करना ऑन द बेसिस ऑफ नोन और फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिपीटेड सैंपल। और इसके बरअक्स कोरिलेशन में हमारा जो है ना ताल्लुक डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस से नहीं होता, बल्कि दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो क्वांटिटेटिव या स्केल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन हम मालूम करते हैं। इसके अलावा जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर में हमारा ताल्लुक दो कैटेगोरिकल दरमियान वेरिएबल्स के दरमियान रिश्ता या जो है ना लीनियर एसोसिएशन मालूम करना होता है। ये भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो आपको मैंने अभी दिखा दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और इसी तरह बेल आइकन को भी क्लिक करना न भूलिए, ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिले मेरी नई वीडियोस के बारे में, जो कि मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अपलोड करता हूं आपके लिए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेरा वीडियो देख लिया। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक या दूसरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों से इसको